आज की वीडियो में हम ट्रांसजेनिक प्लांट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। क्या होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, क्या क्या इनके इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे इनके यूज़ होते हैं, और ख़ास कर कि इनके कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो काफ़ी फेमस हैं। उन एग्जांपल्स के बारे में पूछ दिया जाता है। और आपके अगर बात की जाए कि क्या आपने पहले इससे ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में कुछ जाना है, तो हाँ बिल्कुल जाना है। जब आप आरडीटी का यूज एग्रीकल्चर वाले फील्ड में पढ़ रहे थे, वहाँ पे आप जो प्लांट्स पढ़ रहे थे वो सभी के सभी आपके ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ही थे या ट्रांसजेनिक प्लांट ही थे, और वो पढ़ाते हुए मैंने बताया भी था। और आज की वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर टमाटो और आपका गोल्डन राइस, इन सभी प्लांट्स के बारे में बताया है। और ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। तो वहाँ पे जाके आप ट्रांसजेनिक प्लांट के एग्जाम्पल्स क्लियर कर लीजिएगा, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी सबसे पहला काम है कि क्या होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, उसे क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पूछ देता है, कभी कभी मीडियम शॉर्ट में पूछता है, जहाँ पे पूछता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, उसके बारे में हमें समझाइए। ठीक है, उसको डिफाइन करिए। तो देखिए क्या होता है, पहले समझिए। तो देखिए, ट्रांसजेनिक प्लांट डेफिनेशन इंक्लूड्स दोज प्लांट्स विच हैव वन और मोर जीन्स फ्रॉम अनदर स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर जीनोम थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। यानी कि सिंपल सी बात कह रही है कि ट्रांसजेनिक प्लांट में ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें एक या एक से अदर प्रकार की स्पीसीज के जीन को उनके जीनोम में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा। ऐसे प्लांट आपके ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाते हैं। अगर अब हम आपको अपनी भाषा में प्यार से मोटा मोटा समझाएं तो हम तो यही ना कहेंगे ना जी, कि सीधी सी बात है, अगर कोई प्लांट का जो अपना उसका नेचुरल डीएनए है, उसके नेचुरल डीएनए के साथ अगर आप छेड़खानी करेंगे, कोई बदलाव करेंगे, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। बस साफ साफ बात बता रहे हैं, अब इससे ज़्यादा हम कुछ बताएंगे नहीं। अब ये भी ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लांट का अपना जो नेचुरल जीन है, जो उसका नेचुरल डीएनए है, उस नेचुरल डीएनए में आप किसी फॉरेन से लाए हुए डीएनए को, यानी कि बाहर से लाए हुए डीएनए सेल्स को अगर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके अंदर डालेंगे, तो इस तरीके से जो प्लांट की स्पीसीज तैयार होगी वो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगी। चलिए कोई नहीं, कई डेफिनेशन दे रहे हैं, समझ जाएंगे। अभी तो पहली बार है यार, प्यार से समझिए तो सही। प्यार में दिक्कत हो गई, माफ़ कीजिएगा। सेकेंड डेफिनेशन कह रही है कि अ ट्रांसजेनिक प्लांट इज अ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वेयर जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं वो मॉडिफाई प्लांट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वेयर जीन्स आर ट्रांसफर्ड, जहाँ पर जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस तरीके से जो प्लांट स्पीसीज बनकर तैयार होती है वो आपकी ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाती है। बात खत्म। बात तो हमको समझ में आ गई। अब भी ना समझ में आई, अरे कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझिएगा, पीछे जाइएगा, फिर से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। और अगर तब भी ना समझ में आया तो हमारा मोटा मोटा डेफिनेशन याद रखिएगा कि जो प्लांट का नेचुरल डीएनए है, उसके नेचुरल डीएनए के साथ अगर आप किसी प्रकार की छेड़खानी करते हैं, वहाँ से कुछ पार्ट को निकाल कर उसमें किसी फॉरेन पार्ट को डाल देते हैं, यानी कि बाहर से लाए हुए सेल को डाल देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके नेचुरल डीएनए के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और अगर आप किसी प्लांट के नेचुरल डीएनए के साथ छेड़खानी कर देंगे तो फिर वो प्लांट भैया ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। सीधी सीधी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, प्यार में डूबे रहिए, ऐसे बाहर ना निकलिएगा। आगे चलते हैं। द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ट्रांसजेनिक प्लांट इज टू ऑब्टेन अ स्पीसीज दैट हैज आइडियल ट्रेड्स, हैज हाई यील्ड एंड क्वालिटी। सिंपल सी बात कही जा रही है, ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करने का पर्पज क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है आपका, क्यों ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रीज़न क्या है, पूछता है भारत, बताइए क्या रीज़न है। तो सिंपल सी रीज़न है, हम चाहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट से, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हाई क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी का फूड मिले हमें, और उस फूड की उपज ज़्यादा हो, हाई यील्ड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फसल की प्राप्ति हो, उपज ज़्यादा हो, और आइडियल ट्रेड्स मिलें, यानी कि हमें एक आदर्श लक्षण की प्राप्ति हो। मान लीजिए
एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया भी था कि पहले जो आपका जो धान होता है, मान लीजिए गेहूं को ही ले लीजिए, तो जो गेहूं की बाल होती है ना, बाल यानी कि ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे वो गेहूं आता है, तो वो छोटी छोटी हुआ करती थी, और जो ये गेहूं के प्लांट होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे। तो फिर साइंटिस्टों ने देखा, फिर उसको समझा, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको भी पता है ज़मीन उतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो हरित क्रांति भारत में आई थी, वो लाने वाले MS स्वामीनाथन जी हैं, और उन्होंने किया यही था कि उस प्लांट की जो वैरायटी उसको चेंज किया था। प्लांट की वैरायटी चेंज करें मतलब जो बाल छोटे हुआ करते थे और प्लांट बड़े हुआ करते थे, उसको थोड़ा कन्वर्ट किया, और अब प्लांट छोटे और वो जो बाल होती है वो बड़ी होती है। बाल बड़ी होगी तो आपको एक खेत के अंदर से उपज की प्राप्ति ज़्यादा होगी, यानी कि हाई यील्ड की प्राप्ति होगी, ज़्यादा मात्रा में गेहूँ प्राप्त होगा। उसी खेत से पहले कम गेहूं प्राप्त होता था, रीज़न थी कि बाल छोटी छोटी हुआ करती थी, अब उसकी बाल बड़ी हो गई तो क्या हो गया, उसी खेत से हमें ज़्यादा मात्रा में राशन की प्राप्ति हो रही थी, गेहूं की प्राप्ति हो रही थी। इसी वजह से वो हरित क्रांति वाला टर्म ये 1960 से लेके 80 के दशक के बीच में आया था, और लाने वाले MS स्वामीनाथन जी हैं, और इसी वजह से उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, सब ऊपरी नॉलेज है, मतलब ऊपरी जादू टोना है, बस बात आपकी यह है कि आप समझ गए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का जो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य यही है कि हमें अच्छी क्वालिटी का फूड मिले, हाई क्वांटिटी में फूड की प्राप्ति हो, और अच्छे अच्छे लक्षणों को हम विकसित कर पाएँ। अच्छा, ये समझिए, आपको किसी चीज़ में कोई बदलाव अपने स्वार्थ के अनुसार ही करेंगे, अपने फ़ायदे के अनुसार ही ना करेंगे कि आप मतलब कोई खुद का घाटा चाहता है, नहीं कोई ऐसा जीन मतलब कोई ऐसा प्लांट डेवलप करना चाहेगा कि जिसमें क्या हो कि प्लांट की बाल बहुत छोटी हो, बहुत छोटी हो, ऐसा कोई डेवलप करेगा? जाहिर सी बात है, हर कोई अपना जो हर देश के साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार, जो उसकी कंट्री के लोगों के लिए भला हो, उस अनुसार ही वर्क करेगा ना, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से सीधी अगर समझना हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट का पर्पज़ ही ये होता है कि अपना जो फ़ायदा है उसको हम उसमें उतारें। नहीं देखते हैं, कहा जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें इंट्रोड्यूस कराना, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार जीन को जब अब हम किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ से जो प्लांट बन के तैयार होता है उसे ही हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी है कि जब हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी स्पीसीज़ के अंदर से उसका जीन निकाल कर और किसी दूसरे स्पीसीज़ के अंदर जब डाल देते हैं और वहाँ से जो प्लांट बन के तैयार होता है वही बनता है ट्रांसजेनिक प्लांट। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये डेफिनेशन भी बहुत सही है। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, अब आगे चलते हैं। द गोल टू सॉरी ना, माफ़ करिएगा, सॉरी, इसको काटूंगा नहीं। अब जब अच्छाई है तो बुराई भी रहनी चाहिए, गलती हो गई, सॉरी। आगे देखते हैं। द गोल इज़ टू गिव द प्लांट अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक दैट डज नॉट अराइज नेचुरली इन द स्पीसीज, यानी कि इसका गोल क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट का गोल ये होता है कि प्लांट के अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक को देना या न्यू कैरेक्टरिस्टिक को डालना जो उस स्पीसीज के अंदर नेचुरली नहीं पाया जाता है, लेकिन आप उसके अंदर डाल के क्या कर रहे हैं, उसको वैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो इंसान अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी उसको जिस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक उस स्पीसीज के अंदर डालने होते हैं उस तरीके के जीन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। बात समझ में आ गई? मतलब वही बात हो गई, अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वार्थ अनुसार, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, Transgenic plant are those that are created by inserting foreign DNA into a cell and regenerating a plant from the cell। बात समझ में आ गई? वही बात कही गई है कि ट्रांसजेनिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें हम फॉरेन डीएनए को, यानी कि बाहर से आए हुए डीएनए को उसके अंदर मतलब उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उसको रीजनरेट करके एक नया प्लांट तैयार होता है और वही प्लांट आपका ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। और ये सब प्रोसेस हो पाती है किसकी वजह से? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की ही वजह से आप डीएनए को किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा पा रहे हैं, वरना ये टेक्निक विकसित ही ना होती तो आप ये सब काम कर ही ना पाते, बत्तियाँ ख़त्म हो जाती। बाकी 1982 में जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट आप कह सकते हैं बना था, वो आपका टबाको का यानी कि तंबाकू का प्लांट था। ठीक है,
वही था जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है। ट्रांसजेनिक प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसजेनिक प्लांट होता ही क्या है, उसमें उसके जेनेटिक जो पार्ट होते हैं उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया था, उसके साथ कुछ बदलाव किए जाते हैं और बदलाव कर रहे हैं तो वही क्या है, मॉडिफाई हो गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स जो भी आप कह लीजिए, शॉर्ट में जीएम भी कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट को इन नामों से भी जाना जाता है, ये भी जानते रहिएगा भैया। कल को अगर मान लीजिए इस नाम से ही आपके शॉर्ट में पूछ दिया तो क्या करेंगे, इसी वजह से इसको भी जानते रहिए। बाकी अब इसकी बात, अब दूसरी बात करते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स की लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बीटी कॉटन के बारे में, फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में और गोल्डन राइस के बारे में बताया गया है। उनके बारे में इंडिविजुअल भी पूछ देता है कि गोल्डन राइस क्या है, और आपके बीटी कॉटन के बारे में भी वैसे गोल्डन राइस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को जाके वहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा, एक बार देख लेंगे। वो सब इतनी नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि एक बार देख लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या फ़ायदा हुआ ना, उससे किस तरीके की चीज़ों को तैयार किया गया, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट तैयार किए गए, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप किया गया, और फिर कुछ ऐसे प्लांट्स डेवलप किए गए जो नेचुरल आपदा आती है, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे सूखा पड़ जाए, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो इस तरीके की कंडीशन में भी वो थोड़ा फेस कर पाए, सहन कर पाए, इस तरीके के हिसाब के भी प्लांट को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये सब उसके एडवांटेज हैं या इम्पोर्टेंस है या ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप करने के पर्पज़ हैं। अब उनको देख लीजिए, पहले एक एक टॉपिक बता देता हूँ, फिर उनके बारे में कुछ बोल दूंगा और आपका काम हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंस या एडवांटेज जो भी कह लीजिए वो ये है कि इम्प्रूविंग प्रोडक्शन यील्ड, यानी कि जो फसल की उपज है वो बढ़ोतरी होती है, वो इम्प्रूव होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको छोटी सी बात बता रहा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मान लीजिए गेहूं को ही लेके चल रहे हैं या चावल को ही लेके चल रहे हैं, तो चावल में कुछ ऐसे प्लांट की स्पीसीज़ होती थी, मतलब चावल की स्पीसीज़ होती थी जिसमें उसके बाल बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बाल थोड़े बड़े हुआ करते थे। तो उनके अंदर से वो जो बड़े बड़े बाल आ रहे हैं, अगर उसके जीन्स को निकाल कर इस छोटे वाले में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो फिर क्या होगा, इससे भी एक ऐसा प्लांट डेवलप कर लिया जाएगा जिसमें क्या हो, इसके भी बाल थोड़े बड़े बड़े हों। जैसे चाइना को ले लीजिए, वो हमेशा इन चीज़ों पर अपना रिसर्च करता रहता है, और उसके यहाँ जो चावल की बाल होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी भारत की अपेक्षा काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, और उसमें भी अभी वो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि उसकी बाल की जो साइज़ है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो उनकी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी भी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, ज़मीन तो उतना ही है, तो वो अपने उसी ज़मीन से यील्ड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से वो ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कोशिश कर रहे होंगे और ज़्यादा बेटर प्लांट डेवलप करने की। अब तो बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा। चलिए, तो ये क्या है, एक तो सबसे बढ़िया कंडीशन ये है कि अपनी फसल की जो उपज है उसको बढ़ाना, ठीक है, इम्प्रूविंग यील्ड प्रोडक्टिविटी। दूसरा टॉपिक हो जाएगा इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स हैं, जो फसल हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल गोल्डन राइस हो जाएगा, जिसमें मतलब राइस को बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो स्टेपल फूड के रूप में यूज करती है। स्टेपल फूड मतलब जो फूड को हम बड़ी मात्रा में लेते हैं, और चावल को हम हमेशा खाने में एक बड़ी मात्रा में लेते हैं। तो जिन जगहों पे चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है उन जगहों पे विटामिन ए की कमी हो जाया करती थी। तो इसी वजह से एक प्रकार का ऐसा राइस डेवलप किया गया जिसमें विटामिन ए बहुत भयंकर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में या कह सकते हैं रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसी जो राइस है उसी को हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ट्रांसजेनिक प्लांट के तौर पे एक ऐसा प्लांट डेवलप कर दिया जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। तो ये संभव हो पाया किसकी वजह से, रीज़न है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग या ट्रांसजेनिक प्लांट का डेवलप होना।
या आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप ही तब हुआ है जब आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली प्रोसेस जान ली है, क्योंकि उसी के थ्रू ही वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इन्हेंस सेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो वो फसल होती है उस फसल की लाइफ, मतलब उसको जो हम स्टोर नहीं करते हैं उसके स्टोरेज जो लाइफ है उसको बढ़ा देना। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, जो बहुत आसानी से, जो नॉर्मली जो नेचुरल टोमेटो होता है उसे आप ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते, जबकि फ्लेवर सेवर टमाटो को आप आसानी से लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो पाई है ट्रांसजेनिक प्लांट की वजह से, या जो ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ होते हैं या ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं उनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई है, या आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही वजह से पॉसिबल हो पाई है। चौथा पॉइंट है आपका रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल और एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि ये एबायोटिक जो स्ट्रेस होता है उसका भी विरोधी हो जाता है, उसको भी सहन कर लेता है। देखिए, जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब ये होगा, इससे जो प्राकृतिक जो चीज़ें आती हैं, मान लीजिए सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बर्फ़ पड़ गई, इस तरीके की कंडीशन में भी प्लांट सरवाइव कर पाए, इस तरीके का उनके अंदर एबिलिटी जो आती है वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट के, या आप कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से संभव हो पाती है, या ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ में इस तरीके की एबिलिटी डाली जाती है कि वो सूखा या आपके गीला यानी कि बाढ़ वाली कंडीशन में इन सारी कंडीशन में खुद को सरवाइव कर पाएँ। बात समझ आ गई? आपका मान लीजिए कुछ ऐसी मिट्टी होती है जो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, कुछ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इस तरीके की भी मिट्टी में खुद को सरवाइव कर पाएँ तो ऐसा प्लांट डेवलप किया जाता है। और वो डेवलप कहाँ से होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी ट्रांस वैरायटीज़ को डेवलप किया जाता है। तो ये भी क्या हो गए, इसके इम्पोर्टेंस हो गए। चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रोड्यूस, मतलब पांचवा पॉइंट हो जाएगा प्रोड्यूस प्लांट विथ डिज़ायर्ड ट्रेट्स। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार प्लांट में जो भी हमारे डिज़ायर ट्रेट होते हैं, लक्षण होते हैं, वो हम किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा पाते हैं, और ये भी इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ये भी एक नॉर्मल सी बात है। डेवलपिंग डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी, ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है जिनके ऊपर डिजीज़ का या पेस्ट का, इस तरीके की चीज़ों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है या ना के बराबर पड़ता है, और ये भी चीज़ें संभव हो पाई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। माफ़ कीजिएगा ना, ये बार बार खांसी आ रही है माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा नो बैरियर फॉर जीन ट्रांसफ़र, जो ये जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि किसी के अंदर, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का जीन लेके किसी और के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसमें कोई बैरियर नहीं है। प्लांट का प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल से भी लेके प्लांट में डाला जा सकता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसके अलावा हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा ना, माफ़ करिएगा। अगला है आपका डेवलपिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटीज़, यानी कि कुछ ऐसे वैरायटीज़ डेवलप किए जाते हैं जो कि इसकी वजह से ही पॉसिबल होता है, जहाँ पे वो जो घास फूस नहीं जम जाते हैं उसके साथ, मतलब जब हम कोई फसल लगाते हैं उसके साथ अन्य घास फूस जम जाते हैं, वो न जमे, इस तरीके की भी वैरायटीज़ डेवलप हो पाती है। तो इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ये चीज़ भी इसकी वजह से हो पाता है। सारी चीज़ मैंने लिख दी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट करना है तो कर लीजिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।